रूस और यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद जेलेंस्की ने पहली बार अपना खुफिया बंकर दिखाया। जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन की कीव जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उधर पुतिन ने ट्रंप को डराने वाला बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जंग का आखिरी दिन, अब खत्म हुआ अल्टीमेटम। मॉस्को की आखिरी लड़ाई कीव पर फाइनल चढ़ाई। जेलेंस्की का गेम ओवर, अब नेटो का नंबर। क्या कीव की सांसें थमने वाली हैं? क्या पुतिन की लड़ाई अब सीधे यूरोप से होगी? क्या क्रेमलिन के खिलाफ अब नेटो को जंग के मैदान में सीधे उतरना पड़ेगा? 4 साल, लाखों हमले, मॉस्को के तेवर, कीव का बदला। ऐसी जंग जिसे फिलहाल पुतिन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। До людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень. Все необхідне для того, аби Україна вистояла. 4 साल पहले कीव के इस बंकर में बैठकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया से बात की थी। ये वही कमरा है जहां उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी गई थी और यही उन्होंने जवाब दिया था, मुझे हथियार चाहिए, सवारी नहीं। डर था, अनिश्चितता थी, लेकिन पीछे हटने का फैसला नहीं। आज वही बंकर खाली है, लेकिन उसके अंदर की कहानी यूक्रेन की जिद और जख्म दोनों बयां कर रही है। सवाल है कि क्या ये हट युद्ध का रुख बदलेगी या दबाव और गहरा होगा? Кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї, все це ми ніколи раніше не показували цей об'єкт. Зараз він порожній, зрозуміло, а на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас. 4 साल बाद युद्ध एक नए मोड़ पर खड़ा है। मॉस्को दबाव बढ़ा रहा है, राजनीतिक ठिकानों और सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगा है। कीव जवाब दे रहा है, लेकिन संसाधन और समय दोनों उसके खिलाफ हैं। अगर हमलों की तीव्रता इसी तरह बढ़ती रही तो जेलेंस्की के लिए जंग न सिर्फ लंबी होगी बल्कि बहुत महंगी साबित होगी। पुतिन के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की तरफ से कूटनीतिक दबाव भी कोई काम नहीं आ रहा है। Переговоры шли 2 дня, очень долго вчера, в разных форматах. И вот еще сегодня, около 2 часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать. मॉस्को के तेवर और जेलेंस्की के रुख से फिलहाल संकेत यही है कि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं। सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या यूरोप की सुरक्षा को सीधे चुनौती देगा। रूस की सेना ने शांति वार्ता के बीच युद्ध की रफ्तार को अचानक बढ़ा दिया। सवाल है कि क्या पुतिन ने जंग में अब टॉप गियर लगा दिया है और क्या कीव के बाद अब दूसरा दबाव यूरोप पर होगा। 1 सप्ताह के भीतर रूस ने यूक्रेन के 2 नए ठिकानों पर कब्जे का दावा किया है। दावा है कि रूस ने अब तक 12 नए इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यूक्रेन ने इस जंग में अपने 20% हिस्से को गंवा दिया। जापोरिजिया, डॉनबास और ओडेसा के कई इलाके पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। मॉस्को ब्रिगेड लगातार यूक्रेन के रेलवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को निशाना बना रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई ऊर्जा ढांचों और जल आपूर्ति को तहस नहस कर दिया है। 4 साल बाद रूस यूक्रेन की जंग अब सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। कीव भी अब रूस के अंदर तक स्ट्राइक कर रहा है।
यूक्रेन रूसी मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है, लेकिन राजधानी कीव पर भी सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज हो गए हैं। तो दूसरी तरफ जमीन पर जंग लगभग जमी हुई है, लेकिन आसमान में मिसाइल बनाम मिसाइल की टक्कर तेज हो गई है। इस जंग में अब तक रूस को 3 से 6 लाख सैनिकों का नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। मॉस्को के हजारों टैंक, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन अब भी अमेरिका और यूरोप की मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। तो क्रेमलिन ने भी अपना इरादा एकदम साफ कर दिया है, या तो शर्तें मानो नहीं तो हमले झेलो। लेकिन सवाल है कि क्या रूस जंग में निर्णायक बढ़त हासिल कर पाया है? Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались з частини питань серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще не опрацьовані достатньо. ज़ेलेंस्की कीव को बचाने में जुटे हैं, लेकिन क्या पुतिन की नजर अब यूरोप पर है? क्या यूरोप में नाटो की फॉरवर्ड ब्रिगेड पहले से तैनात है? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये इलाका पहले से हाई अलर्ट पर है। सवाल है कि क्या क्रेमलिन के टारगेट पर अगला नंबर पोलैंड, बाल्टिक देश और रोमानिया होंगे। ये देश नाटो के सदस्य हैं और किसी भी हमले की स्थिति में गठबंधन को एक्टिव कर सकता है। लेकिन यही वो बॉर्डर लाइन है जिसे पार करने का मतलब होगा नाटो और रूस में सीधा जंग। यानी सवाल सिर्फ अगला मोर्चा नहीं बल्कि अगली सीमा का है। क्या मॉस्को उस रेखा तक जाएगा या सिर्फ ये दबाव की रणनीति है? 4 सालों के जंग में डॉनबास और यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में भारी तबाही हुई। क्रीमिया पहले से रूस के कब्जे में है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार अटैक के बाद वैश्विक ऊर्जा संकट भी बढ़ गया है। यूरोप की सुरक्षा नीति पूरी तरह से बदल गई है। इस जंग के बाद रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगे, लेकिन मॉस्को झुका नहीं। ज़ेलेंस्की ने भी चेतावनी दी कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। And really, that's the gap. The Russians want the Ukrainians to voluntarily cede those territories in Donetsk in particular. The Ukrainians, quite understandably, have fought tooth and nail for 11 years now to defend those territories, but also fear that voluntarily giving them up would open the path potentially to a Russian invasion of further Ukrainian territories further west. तो क्या ये जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? पुतिन अपना इरादा कई बार जाहिर कर चुके हैं कि अमेरिका से परमाणु संधि खत्म होने के बाद उनकी प्राथमिकता परमाणु विकास है। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के करीब 90% परमाणु हथियार हैं। दोनों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, पनडुब्बी आधारित मिसाइलें और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। अगर एक तरफ से भी परमाणु हमला हुआ तो इसका जवाबी हमला होगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तबाही होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संकट में आ जाएगी। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा विनाश। 4 सालों के इस टकराव ने साफ कर दिया है कि ये जंग सीमाओं की नहीं रही, बल्कि शक्ति संतुलन की है। एक तरफ मॉस्को अपनी शर्तों पर नतीजे चाहता है, दूसरी तरफ कीव पीछे हटने को तैयार नहीं। राजनीतिक कोशिशें जारी है, लेकिन जमीन और आसमान पर तनाव कायम है। फिलहाल दुनिया इंतजार में है, क्या समझदारी हावी होगी या इतिहास एक और गहरे अध्याय की ओर मुड़ेगा।